वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में आज हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा टफ एक पेपर है और यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन है। यहाँ तक कि जो फाइनल आंसर की था वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो ये जो एमसीक्यू है, दिसंबर 2023 क्वेश्चन का एमसीक्यूज है, ये हमें अच्छी तरीके से सॉल्व करने होंगे और यहाँ पर हम समझ के जाएंगे कि अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं तो हमें किस तरीके से टैकल करना होगा, वहाँ पर हमें किस तरीके का माइंडसेट रखना होगा। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू जो दिसंबर 2023 में पूछा गया है ये आपको थोड़ा ध्यान से एक्सप्लेन करके समझने की ज़रूरत है। आज का क्लास जो है वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा अगर, तो ये क्लास वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे सॉल्यूशन की। पहले है क्वेश्चन नंबर 1। Which among the following works is not related to एर्विंग गॉफमैन? एर्विंग गॉफमैन के साथ कौन सा नीचे वाला कौन सा वर्क रिलेट नहीं करता है? तो इस तरीके का अगर आपको थिंकर से क्वेश्चन आता है, अगर आप मेजर कॉन्सेप्ट और बुक्स के बारे में जानते हो, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्लासेस करा के रखी है मेजर कॉन्सेप्ट्स और बुक्स का, तो वहाँ से आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस हो जाता है। तो इस वजह से जब भी आप कोई थिंकर पढ़ोगे तो थिंकर में मेजर कॉन्सेप्ट और बुक्स का लिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखना, वो आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एर्विंग गॉफमैन का कौन सा वर्क नहीं है? तो पहला जो है इंटरेक्शनल रिचुअल्स, ये एर्विंग गॉफमैन ने इसके बारे में काम किया था। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस भी एर्विंग गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है। फ्रेम एनालिसिस भी एर्विंग गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड है ये एल्फ्रेड शूट्स का काम है। एल्फ्रेड शूट्स ने फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड कहकर एक बुक भी लिखी थी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ये एर्विंग गॉफमैन का काम नहीं है। अब यहाँ पर जब हम थिंकर्स को, खास करके जो 26 थिंकर है, इनको जब हम स्टडी करते हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स और बुक्स का लिस्ट आपको ज़रूर याद होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक क्लास करा के रखी है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी, फ्री में ही यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप लोग वो क्लास थोड़ा देखिएगा। तो एर्विंग गॉफमैन का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनसे ही आप अगर देखोगे तो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, जैसे इंटरेक्शनल रिचुअल्स यहाँ है, फ्रेम एनालिसिस है, इस तरीके का हम कॉन्सेप्ट को लिस्ट आउट करके पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में हमें आसानी हो सके। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरीके का परफॉर्मेंस की बात की थी, अलग अलग सीक्रेट्स की बात की थी। और अगर आप देखोगे एल्फ्रेड शूट्स के क्लास में हमने देखा है कि उनका इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट, वहाँ पर आप देखोगे कि द फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, ये एल्फ्रेड शूट्स का कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई क्वेश्चन दी गई है, वहाँ पर कौन से थिंकर का बारे में पूछा गया है और कौन से थिंकर का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर वो कॉन्सेप्ट किसी एक पर्टिकुलर थिंकर का नहीं है तो वो कौन सा थिंकर का है ये भी हमें थोड़ा समझ कर ही जाना होगा। क्योंकि एक अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट अगर इसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A powerful negative social label that radically changes a person's concept and social identity is called। एक ऐसा पावरफुल सोशल लेवल, नेगेटिव सोशल लेवल जो इंसान के सेल्फ कॉन्सेप्ट को और सेल्फ आइडेंटिटी को चेंज कर देता है, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो पावरफुल नेगेटिव सोशल लेवल है इसको कहा जाता है स्टिग्मा। यह एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये जो कॉन्सेप्ट है स्टिग्मा का, ये स्टिग्मा का कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया था एर्विंग गॉफमैन ने ही। एर्विंग गॉफमैन ने अपना बुक स्टिग्मा नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटीज में इस स्टिग्मा को डिटेल में डिस्कस किया था, और जिसके जरिए इंसान किस तरीके से शेप होता है, इंसान का कॉन्सेप्ट किस तरीके से शेप होता है, ये हमें पता चलता है। अब इसी के रिगार्डिंग मिलता जुलता और एक कॉन्सेप्ट है जो है लेवलिंग थ्योरी, जो हम बेसिकली
सोशल प्रॉब्लम्स के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो लेबलिंग थ्योरी को दिया था हावर्ड बेकर ने, लेकिन यहाँ पर हमें स्टिग्मा के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर लेबलिंग थ्योरी भी इसी चीज़ के साथ मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे ऊपर कोई इंसान किस तरीके से लेबल करने के वजह से हमारा बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हावर्ड बेकर ने डिस्कस की थी। तो लेबलिंग थ्योरी भी इसी स्टिग्मा के साथ मिलता जुलता एक टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हु इज द ऑथर ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल, जो 1891 में लिखा गया था। अब कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल ये एकदम डायरेक्ट बुक का नाम पूछा गया है। यहाँ पर ये जो बुक है ये हर्बर्ट रिस्ले ने लिखा था। अब आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे, अगर कोई भी बुक का नाम आपको पहली बार देखने को मिला है तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपके सामने एक नोटबुक होना चाहिए, वहां पर जो भी नया बुक आपको मिल रहा है उसको नोट डाउन कीजिएगा। जो भी नया कॉन्सेप्ट वहां पर देखने को मिल रहा है उसको नोट डाउन करके जाइएगा, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं रिवीजन के टाइम पर। तो यहाँ पर कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल को लिखा था हर्बर्ट रिस्ले ने। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पर किस तरीके से सेंसस के जरिए किस तरीके का अलग अलग इंडियन सोसाइटी में क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं रेशियल कास्ट के बेसिस पे। तो इसके ऊपर उन्होंने ये बुक को लिखा था 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच among the following is not the work of लेवी स्ट्रॉस, नीचे में से कौन सा लेवी स्ट्रॉस का काम नहीं है। यहाँ पर बेसिकली कुछ बुक्स का लिस्ट प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने बुक्स का जो कॉन्सेप्ट्स एंड बुक्स का क्लास देखा है वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। नीचे में से कौन सा लेवी स्ट्रॉस का बुक नहीं है, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नीचे में से कौन सा बुक दूसरे थिंकर है तब भी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो बुक है द रॉ एंड कुक्ड, ये लेवी स्ट्रॉस ने लिखा था। ट्रिस्टस एंड ट्रोपिकस ये भी लेवी स्ट्रॉस का कॉन्सेप्ट है बुक है। फिर स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये भी लेवी स्ट्रॉस ने लिखा था। लेकिन जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये लेवी स्ट्रॉस ने ही लिखा था। ये बहुत ही एक फेमस एंड पॉपुलर बुक है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 लेवी स्ट्रॉस ने नहीं लिखा था। तो यहाँ पर जो बुक्स का लिस्ट है, अगर आप क्लोएड लेवी स्ट्रॉस का बुक का लिस्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो भी बुक्स लिखी थी यहाँ पर दी गई है। ये 3 बुक उन्होंने लिखा था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो 1 बुक है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और वो जो बुक पूछा गया है वो A.R. रैडक्लिफ ब्राउन का था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर आप बार बार मैं कह रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट्स मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड बुक्स का क्लास है उसको ज़रूर देखिएगा और उसको लिस्ट आउट करके रखिएगा। अगर लिस्ट आउट नहीं कर सकते तो प्रिंट करके आप उसको ज़रूर याद करके जाइएगा। वहाँ से ही आपका एग्जाम में ज़्यादातर एमसीक्यूज का सल्यूशन होने वाला है। तो उसको ज़रा भी इग्नोर मत कीजिएगा, उस क्लास को अच्छी तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Who among the following proposed a paradigm of evolutionary change to study society? कौन एक ऐसा पैराडाइम प्रोवाइड करते हैं जो हमारे इवोल्यूशनरी चेंज के द्वारा हमारे सोसाइटी चेंज होती है, यानी कि यहाँ पर इवोल्यूशन सोसाइटी के इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी थिंकर्स दिए गए हैं सभी ने सोसाइटी के बारे में लिखा था, लेकिन इवोल्यूशनरी चेंज किस तरीके से होता है, कौन सी चीज़ों के जरिए हमारे सोसाइटी में चेंजेस आती है, इसके बारे में लिखा था टैलकट पार्सन ने। टैलकट पार्सन ने सोशल सिस्टम जो बुक है वहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। सोशल सिस्टम में जो चेंजेस आ रही है, एजाइल पैराडाइम के जरिए किस तरीके से चेंजेस आ रही है, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो टैलकट पार्सन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टैलकट पार्सन ने पैराडाइम ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में बात की थी, जहाँ पर सोशल सिस्टम के जरिए वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती है, लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड रहते हैं, एडाप्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Who among the following said the behavior of an individual can be understood only in terms of behavior of the whole social group of which he is a member? नीचे में से कौन से वो थिंकर है जिन्होंने ये
वर्ड को कहा था, ये जो लाइन है इसको कहा था। यहाँ पर जो भी थिंकर ने कहा है इसके हिसाब से किसी भी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर वो जिस सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है उसके साथ रिलेट करता है, यानी कि लोगों का बिहेवियर उसके सोशल ग्रुप के हिसाब से आप मैच करता है। हम किसी भी अगर इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन सा ग्रुप का मेंबर है, ये अगर हम जान सके तो उस मेंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को किसने कहा था? अब ये जो क्वेश्चंस पूछी जा रही है ये बहुत ही थोड़ा डीप टाइप के क्वेश्चन है। अगर लाइन उठा के कोई भी पैसेज उठा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर डीप क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसको भी सॉल्व करने का थोड़ा बहुत ट्रिक हमें आना चाहिए, क्योंकि हर लाइन को हम पढ़ नहीं सकते, हर लाइन को याद नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का बातें नीचे में से कौन से थिंकर ने कहा था? अब यहाँ पर जो GH मीड है ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। अब किस वजह से GH मीड हमारे करेक्ट ऑप्शन है? अगर हमें लाइन को पता भी नहीं है तो भी हम किस तरीके से कह सकते हैं? GH मीड ने सेल्फ के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था कि हमारा सेल्फ किस तरीके से डेवलप होता है, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। उन्होंने देखा था कि जो हमारा सेल्फ है वो लोगों के द्वारा भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। यहाँ पर उन्होंने, अब अगर देखोगे कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर आपको जनरलाइज्ड अदर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, यानी कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, दूसरों का बिहेवियर को हम गेन करते हैं। तो यही इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरीके का थोड़ा बहुत आप लोग दिमाग लगाकर भी एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ द होल सोशल ग्रुप ऑफ व्हिच ही इज ए मेंबर, ये GH मीड का ही कहना है। और ये GH मीड के कॉन्सेप्ट जनरलाइज्ड अदर के साथ एकदम डायरेक्टली रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग सेड सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स डू नॉट डिनोट सेपरेबल phenomena but are simply the collective and distributive aspects of the same thing? नीचे में से कौन से वो थिंकर है जिन्होंने ये लाइन को कहा था? ये भी लाइन उठाकर हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन कहते हैं कि सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, यानी कि सोसाइटी और इंडिविजुअल ये दोनों एकदम सेपरेट फेनोमेना नहीं है, यहाँ पर वो लोग सेम चीजों को ही दर्शाते हैं। यहाँ पर नीचे में से कौन से थिंकर इसकी बात करते हैं? अब नीचे में से जो भी ऑप्शंस दी गई है इनमें से करेक्ट ऑप्शन है CH कूली। CH कूली ने लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया था कि हम हमारे खुद को किस तरीके से देखते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं उनके हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तो CH कूली का जो लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर अप्लाई होता है। तो अगर आपको ये लाइन के बारे में डायरेक्टली पता भी नहीं है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाकर आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो। यहाँ पर सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। यहाँ पर CH कूली ने लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया था, वहां पर कॉन्सेप्ट किस तरीके से, सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरीके से डेवलप होता है उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेलकट पार्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम? नीचे में से कौन सा टेलकट पार्सन का थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है? अब यहाँ पर टेलकट पार्सन की जब हम बात करते हैं ये बेसिकली ग्रैंड थ्योरिस्ट वाले हैं जिन्होंने सोशल सिस्टम जो थ्योरी है इसको दिया था। अब सोशल सिस्टम थ्योरी में हम बहुत सारे चीज़ें पढ़ते हैं, यहाँ पर खास करके सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व होती है, सोसाइटी में किस तरीके का चेंजेस आती है, हम किस तरीके से एडॉप्ट करते हैं, तो अलग अलग सोशल सिस्टम्स के बारे में भी उन्होंने बात की थी। तो नीचे में से कौन सा इसका पार्ट नहीं है? ही व्यूड सोशल सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, उन्होंने इसको सोशल इंटरेक्शन का एक सिस्टम की तरह ही देखा था सोशल सिस्टम को। ही टूक इंटरेक्शन एज हिज फंडामेंटल यूनिट फॉर द एनालिसिस ऑफ द सोशल सिस्टम। अब ये चीज को हमें थोड़ा देखना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरेक्शन को टेलकट पार्सन ने
फंडामेंटल यूनिट कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी इंटरेक्शनिस्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट वाले थिंकर है, वो लोग इंटरेक्शन को फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। तो टैलकट पार्सन एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, तो उन्होंने इंटरेक्शन को कभी भी फंडामेंटल यूनिट नहीं कहा था। तो इस वजह से ये जो लाइन है ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर यहां से ही निकल कर चला आता है। तो यहां पर ऑप्शन 2 जो है, इसके बारे में टैलकट पार्सन ने अपने थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम में कोई बात नहीं कही थी। और बाकी के जो लाइन है, बाकी के जो यहां पर दिए गए हैं ऑप्शंस, वो सारे टैलकट पार्सन के साथ मैच करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए सेट ऑफ डाटा टेबल ए वैल्यू इज such that half of the items are above and half below it. This value is known as. अब यहाँ पर एकदम सिंपल आसान सा सवाल है ये कि एक डाटा टेबल दिया गया है, वहाँ पर अगर कोई कुछ आइटम्स है जो निचले हिस्से में है और कुछ आइटम्स ऊपर के हिस्से में है, तो हाफ में डिवाइड किया गया है और मिडिल में एक पॉइंट है। उस मिडिल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये जो मिडिल वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मीडियन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्लास किया है, जहां पर मीन मीडियन मोड का क्लास है, वो क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग। हर साल एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है, और अगर किस्मत अच्छी हुई एक से ज्यादा भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर मीन मीडियन मोड को मैंने पढ़ाया है, वो क्लास को जरूर देखिएगा। तो ये डायरेक्टली मीडियन का ही बात की जा रही है। यहां पर अगर हम थोड़ा बाकी ऑप्शंस को भी देखें, जो मीन है वो हमारा एरिथमेटिक एवरेज होता है। जो भी वैल्यूज होते हैं उनको अगर हम एवरेज करेंगे तो वो हो जाएगा मीन। मीडियन किसी भी एक डाटा सेट का मीडियल वैल्यू को कहा जाता है। और मूड है जो भी डाटा बार बार फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, उसको कहा जाता है मूड। Next question, question number 10. Which of the following techniques is used for the analysis of news items in a newspaper? जब भी आप न्यूज़पेपर को एनालिसिस करोगे, कौन सा टेक्निक यूज करके आप न्यूज़पेपर के न्यूज़ आइटम जो पढ़ रहे हो उनको एनालाइज करोगे? यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई है, इनमें से एकदम डायरेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है, वो है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस को हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में एकदम डिटेल में पढ़ा है, और कंटेंट एनालिसिस के भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तो कंटेंट एनालिसिस के द्वारा ही हम किसी भी चीज का, जो भी बुक्स है या फिर वो भी न्यूज़पेपर है, आर्टिकल है, वहां पर क्या कंटेंट प्रोवाइड की गई है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Sum of squares of deviations from a central tendency is known as। अब यहां पर sum of squares की बात की गई है, sum of squares of deviation। अब सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि यहां पर मीन, मीडियन या फिर मूड, इनमें से कौन सा डेविएशन यानी कि दूर जा रहा है। जैसे ये एक मिडल पॉइंट है, इससे कितने दूर पर बाकी चीजें सिचुएटेड है, डेविएशंस कितने दूर है, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे, इनके स्क्वायर को अगर हम साम करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है। अब यहां पर हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप फाइनल आंसर की देखोगे इस क्वेश्चन पेपर का, 2023 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर का, तो वहां पर करेक्ट ऑप्शन हमको दी गई थी स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात नहीं करता है। यहां पर जो डेफिनेशन बताई गई है ये डायरेक्टली रिलेट करता है वेरिएंस के साथ। तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सॉल्यूशन में गलती है, मैंने बार बार रीचेक किया है। यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है वेरिएंस। वेरिएंस में ही हम स्क्वायर को, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन को एक साथ मिलाते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी वेरिएंस को जब हम रूट कर देते हैं, रूट ओवर ऊपर दे देते हैं, वो हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन किस बेसिस पे उन लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर रखा है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेरिएंस। तो यहां पर आप देख सकते हो डेफिनेशन, जो वेरिएंस है वो हमारा बेसिकली जो स्क्वायर्स होते हैं डेविएशंस का, उनको
मिलाकर हो जाता है वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम वेरिएंस को रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, वो हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और बाकी के जो टर्म्स है वो इसके साथ डायरेक्टली रिलेट भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच टाइप ऑफ इंटरव्यू इज मोस्ट सुइटेबल फॉर मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के लिए कौन सा इंटरव्यू ज्यादा सुइटेबल है? यहां पर ऑप्शंस दी गई है। हम कंफ्यूज करते हैं ज्यादातर सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और डायरेक्ट इंटरव्यू के साथ। यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डायरेक्ट इंटरव्यू। हम मार्केट रिसर्च के वक्त डायरेक्ट इंटरव्यू के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि लोगों का जो फीडबैक है वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट रिसर्च के वक्त डायरेक्ट इंटरव्यू को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन बहुत सारे जगह पर सेमी स्ट्रक्चरल इंटरव्यू का भी यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम इंटरव्यू की बात करें, लोगों से इंटरेक्शन की बात करें, तो यहां पर डायरेक्ट इंटरव्यू को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मार्केट रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज इंट्रोड्यूस द केस स्टडी मेथड इनटू सोशल साइंसेस। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी गई है। तो केस स्टडी मेथड को सोशल साइंसेस में किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था फ्रेडरिक लेप्ले ने। अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप नहीं जानते हो तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस आर रिटन बाय हुम। कौन से थिंकर ने ये बुक को लिखा था? रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। अब ये बुक को हम बहुत बार विलियम गुडे एंड हार्ट के साथ कंफ्यूज करते हैं, लेकिन गुडे एंड हार्ट ने ये बुक को नहीं लिखा था। इस बुक को लिखा था जहोदा, डस्ट एंड कुक ने मिलकर। ये तीनों ने मिलकर रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस का जो बुक है इसको लिखा था। तो ये जो बुक है, ये अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो इस बुक को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये सारी चीजें हेल्प करने वाली है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। अब इस तरीके से बुक्स एंड ऑथर्स का लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको देखकर कुछ बुक्स एंड ऑथर का लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करके रखा था। तो आप लोग इस तरीके से एक लिस्ट बना लो जहां पर बुक्स एंड ऑथर प्रीवियस ईयर के क्या क्या पूछा गया है। आप लोग देखोगे कि इस तरीके का लिस्ट से ही नेक्स्ट टाइम भी, नेक्स्ट साल भी क्वेश्चंस पूछी जा रही है घुमा फिरा के। तो इस तरीके से बुक्स एंड ऑथर्स का लिस्ट जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 15. Who defined joint family as a group of people who generally live under one roof, who eat food cooked at one hearth, who hold property in common, and who participate in common family worship and are related to each other as some particular type of kindred? अब यहाँ पर जॉइंट फैमिली का डेफिनेशन दिया गया है। ये एकदम डायरेक्टली इरावती कार्बे का जॉइंट फैमिली का डेफिनेशन है। हमने ऑलरेडी इरावती कार्बे का जो क्लास है वहां पर इसको कवर किया है। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, सारे चीजें अवेलेबल है। सारे यूनिट्स का क्लास मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको क्लासेस मिल जाएगी। वहां से आपको सारे चीजें डिटेल में क्लासेस वहां पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है। ये डायरेक्टली इरावती कार्वे का डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द टर्म सोशियोलॉजी कॉइन्ड। सोशियोलॉजी जो टर्म है ये कब कॉइन किया गया था, कौन से साल में कॉइन किया गया था? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि हम जब बुक में पढ़ते हैं ज्यादातर बुक्स में 1838 को सोशियोलॉजी टर्म का कॉइन का ईयर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई है इनमें से ऑप्शन 1 ही है जो हमारे इसके साथ मिलता जुलता एक ईयर है, यानी कि 1838 के जो पास वाला ईयर है वो है 1839। तो 1839 ये लोगों ने दिया है, तो किसी ना किसी एक पार्टिकुलर सोर्स से ही दिया होगा। तो आप लोग इसी को ही आइडियल मान के अब नोट्स प्रिपेयर करना। सोशियोलॉजी जो टर्म है वो कॉइन किया गया है 1839 में। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल ऐड किया है। सोशियोलॉजी जो टर्म है इसको ऑगस्ट कॉम्ट ने पहली बार कॉइन किया था, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। उन्होंने अपने बुक कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसॉफी
इस बुक में इसको इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसॉफी में 4 वॉल्यूम का बुक निकाला था। वहाँ पर 4 वॉल्यूम में जो 1839 में जो वॉल्यूम था उसमें उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। अब ये जो सोशियोलॉजी टर्म है, ये टर्म 2 वर्ड से मिलकर बनता है। एक है लैटिन वर्ड सोशियस और दूसरा है ग्रीक वर्ड लोगोस। ये जो डिटेल्स है ये जरूर याद रखिएगा। ये एकदम इजी सवाल है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। बहुत बार आपको सोशियोलॉजी वर्ड कौन से वर्ड से निकल कर आया है, कौन से लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ओक्का इज द बेसिक ग्रुप एमोंग कुर्ग्स विथ। नीचे में से अगर यहाँ पर कुर्ग में से जो ओक्का है, ओक्का उनका बेसिक यूनिट होता है, वो किस तरीके का फैमिली का टाइप है। यहाँ पर पेट्रीलिनियल, मेट्रीलिनियल, मेट्रियार्कल या फिर मेट्रियार्कल न्यूक्लियर, किस तरीके का फैमिली है। अब कुर्ग की अगर हम बात करें, एम.एन. श्रीनिवास ने कुर्ग के ऊपर इन डिटेल स्टडी किया था। खास करके उनका जो सोशल यूनिट है उसके ऊपर उनका ज्यादातर फोकस था। हम इग्नो में सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन में इस टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने इग्नो के बुक्स देखी है या फिर मेरे क्लासेस देखी है तो आपको ये क्लास भी देखने को मिलेगा कि एम.एन. श्रीनिवास ने कुर्ग के ऊपर काम किया था, स्पेशली उक्का के ऊपर फोकस किया था। अब यहाँ पर ये जो कुर्ग का फैमिली पैटर्न होता है वो किस तरीके का पैटर्न है, यहाँ पर उक्का जो है ये किस तरीके का फैमिली का पैटर्न है। ये एक पेट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। यहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल ऐड किया है। उक्का के बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने इन डिटेल स्टडी किया था। उनका बुक है रिलीजियन एंड सोसाइटी एमोंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। ये बुक में उन्होंने डिटेल में उक्का के बारे में लिखा था। वहाँ पर उनका फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने पढ़ा था। तो यहाँ पर उन्होंने देखा था कि उक्का जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल यूनिट है, एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम है जो बेसिकली हमारे साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, Who has popularized the idea of a clash of civilization? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आइडिया को किसने दिया था, किसने पॉपुलराइज किया था? इसको पॉपुलराइज किया था सैमुअल हंटिंगटन ने। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है। सैमुअल हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में और भी थोड़ा बहुत डिटेल आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। Next question number 19. According to whom primitive art products are used in religious ceremonies, in decorating personal possessions and in raising memorials फॉर द सेलिब्रेटेड डेड। अब ये जो बातें बताई जा रही है यहाँ पर, ये सारे जो थिंकर्स आप देखोगे इनके बारे में हम इतना डिटेल में पढ़ते नहीं हैं, तो ये थोड़ा हमारा टफ साइड का क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन इनसे घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अगर 100 सोशियोलॉजी क्वेश्चन मिलते हैं, इनमें से 80 ऐसे मिलेंगे जो आप आंसर कर सकते हो। 20 लगभग 10 to 20 क्वेश्चंस आपके टफ होने वाले हैं, तो यहाँ पर घबराने की वाली बात नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे, नए तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इनको हम जितना हो सके लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप जिनको जो आंसर्स आप कर सकते हो उनके ऊपर ही ज्यादातर फोकस कीजिएगा। अब ये जो लाइन दी गई है, ये लाइन है E.R. लीच का। E.R. लीच ने ही इस तरीके का प्रिमिटिव आर्ट को स्टडी किया था। वहां पर किस तरीके का रिलीजियस सेरेमोनीज होती है, वहां पर किस तरीके से मेमोरियल्स क्रिएट किए जाते हैं, वो सारे चीजों के बारे में E.R. लीच ने बात की थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है E.R. लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु ऑब्जर्व्ड is that village communities are little republic having nearly everything that they want within themselves and almost independent of any फॉरेन रिलेशंस। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो लिटिल रिपब्लिक है ये हमारा एकदम की कॉन्सेप्ट दी गई है। विलेज कम्युनिटीज आर लिटिल रिपब्लिक। विलेज कम्युनिटीज को लिटिल रिपब्लिक किसने बुलाया था? इसको लिटिल रिपब्लिक बुलाया था चार्ल्स मेटकेफ ने। तो चार्ल्स मेटकेफ के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने लिटिल रिपब्लिक का बात बताई थी। तो ये डायरेक्ट एकदम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा।
Next question number 20. Who among the following identifies 5 main approaches that have been adopted in relation to women and development? Women and development के रिगार्डिंग जो अलग अलग तरीके का अप्रोचेस है, 5 अप्रोचेस जो हमारे होते हैं, इसको किसने आइडेंटिफाई किया था? कौन से वो थिंकर है जिन्होंने 5 अप्रोचेस को आइडेंटिफाई किया था? तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कैरोलिन मॉसेर। अब कैरोलिन मॉसेर का जो कॉन्सेप्ट है, जो 5 अप्रोचेस के बारे में उन्होंने बात बताई थी, इसको भी हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम जब वुमेन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन हम मेजरली 5 अप्रोचेस देखते हैं जिसको कैरोलिन मॉसेर ने आइडेंटिफाई किया था। ये 5 अप्रोचेस को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये अप्रोचेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेलफेयर अप्रोच, वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट अप्रोच। ये 5 अप्रोचेस हम नॉर्मली वुमेन एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग देखते हैं, जो कैरोलिन मॉसेर ने आउटलाइन किया था। तो ये 5 नाम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Which scheme of the following have had a positive impact on calorie intake, enrollment, attendance and even cognitive skills? अब यहाँ पर नीचे में से कौन सा स्कीम है जो हमारे ये ऊपर के जो पॉइंट्स दी गई है इनके साथ रिलेट करती है? अब ये थोड़ा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा डिफिकल्टी वाली कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है मिड डे मील। मिड डे मील एक ऐसा स्कीम है जहाँ पर हमारा स्कूल में हमें खाना प्रोवाइड किया जाता है और इसके ज़रिए हमारा कैलोरी को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। खाना प्रोवाइड करने के ज़रिए स्कूल में एनरोलमेंट, अटेंडेंस बढ़ाने की कोशिश की जाती है, साथ ही साथ कॉग्निटिव स्किल को भी डेवलप किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मिड डे मील। इंडिया में मिड डे मील को इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 को, और इसके ज़रिए ही हमारा बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश की गई है। और आज के वक्त पर मिड डे मील स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, खास करके गवर्नमेंट एजुकेशनल सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. हु द टर्म जेंडर इज? जेंडर किस तरीके का टर्म है, किस तरीके से इसको हम कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं? एकदम ये डायरेक्ट बेसिक सा सवाल है। यहाँ पर जेंडर जो है वो सोशियली कॉन्स्ट्रक्ट की जाती है, हमारा सोसाइटी के जरिए ही हमारा जेंडर जो है वो शेप्ड होती है, लेकिन जो सेक्स टर्म है वो हमारा बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पर जेंडर हमारा सोशियली क्रिएटेड होता है, यानी कि सोशल कॉन्स्ट्रक्टेड होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. द पेट्रियट मूवमेंट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इन यूएस वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ? अब यहाँ पर हमें बाहर से यूएस के जो सोशल मूवमेंट्स हैं इसके बारे में पूछा गया है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं, इनके बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल समझ के ही आगे बढ़ना होगा। द पेट्रियट मूवमेंट कौन से थिंकर के राइटिंग के जरिए इंस्पायर्ड था? तो अगर हम नीचे के ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा विलियम पियर्स। विलियम पियर्स के लिखावट के जरिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, खास करके उन्होंने एक नोवेल लिखी थी, उसके द्वारा यूएसए में जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जो पेट्रियट मूवमेंट था वो छेड़ी गई थी। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। विलियम पियर्स ने द टर्नर डायरीज कह के एक नोवेल लिखी थी। इसके द्वारा यूएस के ज़्यादातर बहुत सारे लोग जो एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, वो इस नोवेल को ही अपना आइडियल मानकर इससे इंस्पायर्ड होके ही मूवमेंट छेड़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनके पॉलिसीज के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं। तो विलियम पियर्स का जो द टर्नर डायरीज है इसके साथ इंस्पायर्ड होकर ही द पेट्रियट मूवमेंट जो है वो छेड़ी गई है। तो इसको भी थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. हु स्टडीज इंडियन साधुस इन 1953? इंडियन साधुस को 1953 में किसने स्टडी किया था? ये एकदम बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा जीएस घुरे। जीएस घुरे ने ही इंडियन साधुस के बारे में स्टडी किया था। आप अगर जीएस घुरे के बुक्स का लिस्ट देखोगे तो वहाँ पर आपको इंडियन साधुस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड बुक्स का लिस्ट है ये आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26.
एशियाटिक, एंशियंट, feudal and modern bourgeois modes of production can be designated as progressive epochs in the economic फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। हु हैज़ गिवन द स्टेटमेंट? ये एकदम आसान सा सवाल है। एशियाटिक, एंशियंट, feudal एंड मॉडर्न बोर्गियोसी, ये जो अलग अलग मूड्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके बारे में कौन बात करते हैं? इसके बारे में बात करते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये 4 स्टेजेस की बात करते हैं, जहां पर मॉडर्न बोर्गियोसी को हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो हम कार्ल मार्क्स क्लास में हमने ऑलरेडी देखा है कि 4 मूड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में वो बात करते हैं, एशियाटिक, एंशियंट, feudal और कैपिटलिस्ट। यहां पर कैपिटलिस्ट को चेंज करके मॉडर्न बोर्गियोसी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द concept of transnationalism is associated with the process of। ट्रांसनेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन से प्रोसेस के साथ रिलेट किया जाता है? ट्रांसनेशनलिज्म यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग नेशनलिटीज की बात की जाए, अलग अलग कंट्रीज के साथ जो लिंक है, एक जगह से दूसरे जगह जो लोग माइग्रेट करते हैं, उसके बारे में बात की जाती है ट्रांसनेशनलिज्म में। जहाँ पर लोग एक कंट्री से ही आजकल बिलोंग नहीं करते हैं, जो लोग बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ जिनका लिंक होता है। आजकल लोग डिफरेंट कंट्रीज के साथ मूवमेंट करते रहते हैं। तो ट्रांसनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हम बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के जरिए ही हमारी सोसाइटी में बदलाव आ रहा है और लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, और यह इसी प्रोसेस के दौरान लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली ट्रांसनेशनलिज्म कहते हैं। ट्रांसनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट को हम डायस्पोरा में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने थोड़ा नोट्स ऐड करने की कोशिश की है कि ट्रांसनेशनलिज्म किस तरीके का प्रोसेस है, यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्लोज हमें देखने को मिलता है ट्रांसनेशनलिज्म में, जैसे कि पीपल, कैपिटल, आइडिया एंड कल्चर, गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी चीजें ट्रांसनेशनलिज्म के प्रोसेस में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, नेशनल बॉर्डर्स, बाउंड्रीज क्रॉस करके दूसरे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करती है, और ये ट्रांसनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है। Next question number 28. When the general agreement on tariffs and trade was set up, कौन से साल में, कौन से ईयर में जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड को एस्टेब्लिश किया गया था? यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इन 1947। 1947 में इसको सेटअप किया गया था। यहां पर मैंने थोड़ा और डिटेल्स ऐड किया है कि जो गेट है, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टेरिफ्स एंड ट्रेड्स, इसको 1947 में ऐड किया गया था, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसको हम WTO भी कहते हैं 1995 में। इसी को ही मॉडिफाई करके बाद में चेंज किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द एशियन मिराकल एक्सपीरियंस ऑफ ईस्ट एशियन नेशंस फ्रॉम 1960 to 1990 वाज द रिजल्ट ऑफ। अब यहाँ पर एशियन मिराकल के बारे में पूछा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये कौन सी थ्योरी के साथ रिलेट करता है? एशियन मिराकल में जो एशियन कंट्रीज है 1960s से लेकर 1990s तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, उसी को ही एशियन मिराकल कहा जाता है। अब ये कौन सी पॉलिसीज के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है? अब यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूं, फाइनल आंसर की में करेक्ट ऑप्शन दी गई थी न्यू लिबरल पॉलिसीज। अब न्यू लिबरल पॉलिसीज करेक्ट ऑप्शन दी गई है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड बताया गया है 1960 से लेकर 1990 तक, इस टाइम पीरियड में हम न्यू लिबरल पॉलिसीज देखते हैं 1980s में। उससे पहले न्यू लिबरल पॉलिसीज या फिर न्यू लिबरल के जो थॉट प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। उस वक्त हम कॉन्वर्जेंस थेसिस के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं, यानी कि कॉन्वर्जेंस थेसिस यानी कि जो सारी चीज़ों को मिलाकर हम हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस तरीके का एक व्यू पॉइंट उस वक्त पर 1960s में डेवलप होता है। लेकिन जो न्यू लिबरल पॉलिसीज है वो 1980s के वक्त में ज़्यादा डेवलपमेंट में आता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम में जो
यूजीसी नेट का जो करेक्ट ऑप्शंस है वो दी गई है न्यू लिबरल पॉलिसीज, लेकिन यहां पर कॉन्वर्जेंस थीसिस जो है वो भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें उनके फाइनल आंसर के साथ ही जाना होगा। तो यहां पर एशियन मिरेकल के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। एशियन मिरेकल रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाती है। यहां पर जो ईस्ट इंडियन नेशंस है, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर जैसे जो कंट्रीज है, ये फास्टली इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं। इनको एक साथ मिलाकर एशियन टाइगर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा भी जो जापान है वो भी इसमें इंक्लूड है, जापान में भी हम ग्रोथ देखते हैं। तो यहाँ पर कॉन्वर्जेंस थीसिस के जरिए भी यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर कॉन्वर्जेंस थीसिस में हमें बताया जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो नेशंस माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करके ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके कर सकता है। यानी कि बहुत सारे एस्पेक्ट को हम कॉन्वर्ज करके हमारी सोसाइटी का, हमारा जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो प्लान कर सकते हैं। और ऑपोजिट साइड में जो न्यू लिबरल पॉलिसीज है वो फ्री मार्केट की बात करता है, प्राइवेटाइजेशन, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये सारे चीजों के बारे में बात करता है। लेकिन ये बेसिकली 1980s और 1990s में देखा गया है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन न्यू लिबरल पॉलिसीज दी गई है, लेकिन कॉन्वर्जेंस थीसिस भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है एशियन मिरेकल में। Next question number 30. Which among the following disease is caused by the presence of excess of arsenic in drinking water? जब हमारे पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कौन सा डिजीज होता है? तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी पढ़ते हैं। वहाँ पर अलग अलग डिजीजेस के नाम, कौन से चीज़ की वजह से कौन सा डिजीज होता है, वो सारी चीजें भी हम देखते हैं। तो यहां पर हमें पूछा गया है कि आर्सेनिक की वजह से कौन से डिजीज हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, ब्लैक फुट डिजीज। ये आर्सेनिक की वजह से होता है। जब ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक के परिमाण मात्रा ज्यादा हो जाता है तो ये ब्लैक फुट डिजीज होता है। तो यहाँ पर ब्लैक फुट डिजीज हमारा आर्सेनिक के वजह से होता है। फिर जो बाकी के ऑप्शन दी गई है वो भी आपको देखना है, नेक्स्ट एग्जाम में शायद इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये नाइट्रेट के वजह से होता है, नाइट्रेट इसका कारण है। फिर नॉक नी सिंड्रोम, ये बेसिकली हमारा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के वजह से होता है, खास करके विटामिन डी के डिफिशियंसी के वजह से। और जो टीथ डिफॉर्मिटी है ये हमारे फ्लोराइड की वजह से होता है। अगर हमारे वाटर में फ्लोराइड की मात्रा एक्सेस हो जाए तो टीथ डिफॉर्मिटी हो सकते हैं। तो इनको भी थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन से चीज के वजह से कौन सा सिंड्रोम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. Which among the following is not the role of sociologist in dealing with the environmental issues? नीचे में से कौन सा एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ हमारे सोशियोलॉजिस्ट डील नहीं करते हैं? तो एक एक करके हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन, सोशियोलॉजिस्ट कैन डेमोन्स्ट्रेट हाउ human social pattern are caused mounting stress on the natural environment। इसके बारे में सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि ह्यूमन सोशल पैटर्न किस तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सोशियोलॉजिस्ट कैन शो हाउ एनवायरमेंटल डैमेज इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके बारे में भी सोशियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल डैमेज किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हो रही है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये भी हम सोशियोलॉजिस्ट इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, सोशियोलॉजिस्ट कैन डेवलप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू डील विथ नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी तो सोशियोलॉजिस्ट क्रिएट नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी सोशियोलॉजिस्ट क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा काम है एनालिसिस करना, स्टडी करना, किस तरीके से चीज़ें हो सकती है वो प्रेडिक्ट करना। लेकिन हम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते। ये जो अलग फील्ड के, इंजीनियरिंग वाले फील्ड के लोग हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। तो हमें पूछा ही गया है कि एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ कौन सा, नीचे में से कौन सा बात बताई गई है जो सही नहीं है सोशियोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटल इश्यूज के रिगार्डिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
Next question number 32. A social role similar to that outlined in case of maternal uncle for one's father's sister is designated as. अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको बोला गया है कि मैटरनल अंकल के सिमिलर कोई एक सोशल रोल जो फादर सिस्टर को निभाना पड़ता है, यानी कि जो बुआ को निभाना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो फादर, यहां पर मैटरनल अंकल के ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं है, यहां पर जोर दिया गया है फादर्स सिस्टर के ऊपर, यानी कि हम कौन सा सोशल रोल है जिसको हम फादर सिस्टर के साथ डिजिग्नेट कर सकते हैं। तो एग्जाम में हमें इस तरीके का कंफ्यूज करके हमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। तो हमें फादर सिस्टर के बारे में बोला गया है, तो नीचे में से कौन सा वो टर्म है जो इसके साथ रिलेट करता है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इमिटेट। इमिटेट में ही हमारा फादर सिस्टर का जो रोल है इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने ऑलरेडी किनशिप जब चैप्टर पढ़े थे वहां पर अलग अलग 6 टाइप ऑफ किनशिप यूजेज के बारे में पढ़ा है। वहां पर किस तरीके से किनशिप को यूज किया जाता है या फिर डिस्क्राइब किया जाता है लोगों को इस किनशिप यूजेज के जरिए, वो हमें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर एवॉइडेंस, टेक्नोनिमी, कोविड, इस तरीके का अलग अलग यूजेज है। और यहाँ पर एवांकुलेट, इमिटेट, जोकिंग रिलेशनशिप है। इमिटेट में ही हमने पढ़ा था जहां पर फादर सिस्टर का रोल को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन जो एवांकुलेट है वहां पर मदर्स ब्रदर को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन था इमिटेट। तो इस तरीके से लॉजिकली चीजों को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, आंसर भी इसी लॉजिक के साथ ही आप लोग कीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु क्लासिफाइड फैमिली टाइप इनटू 12 कैटेगरीज फॉर ए कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। कौन से वो थिंकर है जिन्होंने 12 फैमिली को 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कंपैरेटिव इवैल्यूएशन के लिए। अब यहाँ पर ये एकदम डायरेक्ट सवाल है, ये हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, पॉलिन कोलेंडा। पॉलिन कोलेंडा ने ही हमारे फैमिलीज को 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉलिन कोलेंडा का 12 कैटेगरीज जो है मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। इनमें से जो पहले के 5 कैटेगरीज है, पहले के जो 5 कैटेगरीज है, ये हो जाते हैं हमारा न्यूक्लियर फैमिली के टाइप, और बाकी के जो 6 है, नेक्स्ट 6 है, वो हो जाते हैं हमारा जॉइंट फैमिली के टाइप। और आखिर में और एक ऑप्शन है जो है जिसको आदर्श का कहते हैं पॉलिन कोलेंडा। इस आदर्श में जो भी कैटेगरीज है, जो भी हाउस होल्ड है, जो न्यूक्लियर फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली के पार्ट नहीं होते हैं, वो सारे चीज़ों को उन्होंने आदर्श के कैटेगरी में रखा था। तो इस तरीके से 12 जो कैटेगरी है इसके बारे में पॉलिन कोलेंडा बात करते हैं, और ये 12 कैटेगरी को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 5 न्यूक्लियर फैमिली का टाइप्स उन्होंने बताया था और 6 जॉइंट फैमिली के टाइप्स के बारे में पॉलिन कोलेंडा ने बात की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द फैमिली वाज फाउंडेड अपॉन द इंटरमैरिज ऑफ सेवरल सिस्टर्स ओन एंड कोलेटरल विथ ईच अदर्स हस्बैंड इन ए ग्रुप इज कॉल्ड। अब नीचे में से कौन से ग्रुप के बारे में बात की, कौन से फैमिली के पैटर्न के बारे में बात की गई है जहां पर बहुत सारे सिस्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरमैरिज में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और उनके हस्बैंड जो है वो भी एक साथ सारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको शादी करते हैं। तो इस तरीके का फैमिली को हम क्या कहते हैं? इस तरीके का फैमिली को कहा जाता है पुनालुआन। पुनालुआन ही एक ऐसा मैरिज का सिस्टम है जहां पर लोग एक दूसरे का सेवरल सिस्टर्स, सेवरल हस्बैंड्स के साथ एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल्ड आपको पढ़ना जरूरी है, और ये जो एलिच मॉर्गन का फैमिली का टाइप है जो मैरिज के ऊपर बेस करके उन्होंने दिया था, ये 5 टाइप्स से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको आप लोग याद रखिएगा। एलिच मॉर्गन ने 5 टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में बात की थी, कॉन्सेंगुइन, पुनालुआन, सिनडायस्मान, पेट्रियार्कल, मोनोगेमियन। और यहाँ पर जो पुनालुआन था, पुनालुआन में ही हम ये सेवरल ब्रदर्स, सेवरल सिस्टर के साथ एक साथ मैरिज करते हैं, इसके बारे में बोला गया है। तो इस तरीके से थोड़ा डिटेल को भी आप लोग समझिएगा। ये जो क्लास में आज का करा रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स है, डिटेल्स को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और लॉजिकल फॉर्म में
आंसर कीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मुटरचेट मीन्स। अब यहाँ पर एक नया टर्म है जो आप लोगों ने कभी भी देखा नहीं होगा। मुटरचेट का मीनिंग क्या है? मुटरचेट का मीनिंग है मदर्स राइट। जो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 मदर्स राइट। अब मुटरचेट जो टर्म है ये एक जर्मन टर्म है और इसको स्टडी किया था, इस टर्म को पॉपुलराइज किया था जैकब बेकोफेन ने। जैकब बेकोफेन ने अपना बुक दास मेटरचांट में जो 1861 में लिखा था, वहां पर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था और वह जिसका मतलब है मदर्स राइट। मदर्स राइट के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कौन से बुक में दिया था। तो इसको भी थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको कोई नए बुक का नाम या फिर कॉन्सेप्ट PYQ से मिले तो उनको नोट डाउन करके आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द रूल ऑफ हाइपरगेमी मीन्स। हाइपरगेमी का रूल क्या है ये हमें डायरेक्टली एकदम पूछा गया है और इसको हम बहुत बार मैरिज के चैप्टर में पढ़ते भी है। हाइपरगेमी का मतलब होता है जहां पर हस्बैंड का स्टेटस हायर होता है वाइफ के मुकाबले। तो अगर हस्बैंड का स्टेटस अगर हायर होगा वाइफ के मुकाबले, उसको हम कहते हैं हाइपरगेमी। तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर हम जब मैरिज के चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरीके का मैरिजेस का फॉर्म भी हम देखते हैं, जैसे हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, होमोगेमी, कॉन्क्यूवेज और एगेमी। तो यहाँ पर हाइपरगेमी में ही हम देखते हैं जहाँ पर लो कास्ट के जो गर्ल होते हैं वो हायर कास्ट के बॉय के साथ मैरिज करते हैं। तो यहाँ पर बॉयज का कास्ट हमेशा पोजीशन हमेशा हायर रहेगा हाइपरगेमी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कुट्टम इज ए। अब यहाँ पर कुट्टम के बारे में पूछा गया है। कुट्टम किस तरीके का ग्रुप है ये हमें पूछा गया है। तो अगर आपने पहली बार ये चीज कुट्टम के बारे में देख रहे हो तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1। कुट्टम एक पेट्रीलोकल, पेट्रीलिनियल एंड एक्सोगेमस ग्रुप है। तो यहाँ पर इसके बारे में एक थिंकर है जिन्होंने स्टडी किया था, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो कुट्टम एक पेट्रीलोकल, पेट्रीलिनियल एंड एक्सोगेमस ग्रुप है। कुट्टम के बारे में लुई दोमो ने स्टडी किया था। लुई दोमो ने जो तमिलनाडु में प्रमलाई कल्लर है उनके ऊपर उन्होंने फील्ड स्टडी किया था, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था, स्टडी किया था। वहाँ पर प्रमलाई कल्लर का एक इंपॉर्टेंट टर्म है कुट्टम। कुट्टम एक ऐसा ग्रुप है जो बेसिकली पेट्रीलिनियल, पेट्रीलोकल और एक्सोगेमस ग्रुप होता है। तो इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। कुट्टम को स्टडी किया था लुई दोमो ने और ये कुट्टम बेसिकली प्रमलाई कल्लर के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट यूज्ड द इंडोलॉजिकल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ किनशिप। नीचे में से कौन से थिंकर इंडोलॉजिकल अप्रोच को यूज नहीं करते हैं किनशिप स्टडी के वक्त। अब यहाँ पर नीचे जो भी थिंकर दिए गए हैं सारे थिंकर्स ने ही लगभग हमारे किनशिप के बारे में स्टडी किया था, लेकिन इंडोलॉजिकल अप्रोच के बगैर किसने स्टडी किया था। अब इंडोलॉजिकल अप्रोच में बेसिकली हमारा जो एंशियंट टेक्स्ट है उनको स्टडी करके उनसे जो भी चीज़ें फाइंडिंग मिलती है उनको लिखा जाता है। तो यहाँ पर इंडोलॉजिकल अप्रोच यूज करते हैं KM कपाड़िया, PN प्रभु, GS गुरे जैसे थिंकर। GS गुरे तो एकदम डायरेक्टली हमारे इंडोलॉजिस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो TN मदन है, TN मदन इंडोलॉजिकल अप्रोच को यूज नहीं करते हैं किनशिप स्टडीज के वक्त। TN मदन को हम पढ़ते हैं जब हम कश्मीरी पंडित्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे इग्नो में जब रिलीजियन को हम पढ़ते हैं तो TN मदन का जो नॉन रिनाउंसिएशन का कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने भट्टिल वे ऑफ लाइफ की बात की है, जो कश्मीरी पंडित्स निभाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने इन डिटेल स्टडी किया था। वहाँ पर उन्होंने फील्ड वर्क करके चीज़ों को एनालाइज किया था। यहाँ पर तो जो TN मदन है वो हमारे इंडोलॉजिकल अप्रोच यूज नहीं करते हैं किनशिप स्टडी के वक्त। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 TN मदन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस के जरिए क्या समझा जाता है। तो ये एकदम डायरेक्ट सा सवाल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3।
जेंडर डिफरेंस के जरिए एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमारा कल्चर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सोसाइटी में कौन से सेक्स के लोगों को क्या रोल निभाना चाहिए, ये हमें पहले से ही डिसाइड करके दिया जाता है। तो ये कल्चरली डिफाइंड प्रोसेस है जहां पर हमारे ईच सेक्स के जरिए उनका क्या पोजीशन होगा, उनका क्या रोल होगा, ये सारी चीजें हमें पहले से ही तय करके दिया जाता है, जो हमारा जिसको हम जेंडर डिफरेंस कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द स्ट्रेटेजी दैट ह्यूमंस हैव टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। जब हम हमारे एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्ट करते हैं, जो स्ट्रेटेजी के जरिए हम हमारे एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्ट करते हैं, उस स्ट्रेटेजी को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस दी गई है एडजस्टमेंट, कल्चर, इंस्टिंक्ट, जेनेटिक। यहाँ पर इंस्टिंक्ट और जेनेटिक की तो कोई बात आएगी ही नहीं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं एडजस्टमेंट एंड कल्चर के साथ। लेकिन हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, कल्चर। यहाँ पर हम हमारे एनवायरनमेंट के साथ जो एडॉप्ट करते हैं, हम हमारे कल्चर के जरिए एडॉप्ट करते हैं। हमारा कल्चर हमें सिखाता है कि एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से एडॉप्ट करना चाहिए, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग कल्चर में डिफरेंट तरीके का स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्ट करने के लिए। तो कल्चर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, Which of the following concept are associated with मैक्स वेबर। नीचे में से कौन से कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर के साथ एसोसिएटेड है। तो ये भी एकदम डायरेक्ट सा सवाल है। यहाँ पर जो वार्स्तिहन का कॉन्सेप्ट है ये मैक्स वेबर ने दिया था। मैक्स वेबर ने ऑथोरिटी के बारे में बात की थी, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी की बात की थी, और आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट को भी मैक्स वेबर ने डेवलप किया था। लेकिन जो सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट है इसको दिया था इमाइल डुर्खेम ने। तो यहाँ पर जो ए बी डी है ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। तो हम अब ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन 3 में ए बी डी दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि उन्होंने ऑथोरिटी के बारे में बात की है, वार्स्तिहन का कॉन्सेप्ट दिया है, फिर आइडियल टाइप के बारे में भी उन्होंने बात की है। तो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि जो भी 26 थिंकर्स है उनके मेजर कॉन्सेप्ट्स और बुक्स का लिस्ट को जरूर याद रखिएगा, बार बार उन चीजों को पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलेगा, इनको जरा भी लाइटली मत लीजिएगा, यहां से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एंथोनी गिडेंस नोशन ऑफ रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें दिक्कत दिला सकती है। ये जो रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी टर्म है ये आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी जो है ये बेसिकली लेट मॉडर्निटी की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी को लेट मॉडर्निटी की तरह ट्रीट करके आंसर करोगे तो भी आपका आंसर जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी के साथ कौन सा चीज रिलेट नहीं करता है। It sees itself as dissolved or dismembered by fragmenting the experience। यहाँ पर जो पहला लाइन है ये ही हमारा गलत दिया गया है। यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो लेट मॉडर्निटी या फिर रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी की हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंसेस के ऊपर, फ्रेगमेंटेड एक्सपीरियंसेस के ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए पहले ही निकल जाएगा। लेकिन जो बाकी के ऑप्शन है अगर आप उनको देखोगे तो वो सारी चीजों के बारे में कहीं ना कहीं एंथोनी गिडेंस बात करते हैं। लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम है जो है पोस्ट मॉडर्निटी की भी यहां पर बात की गई है एंथोनी गिडेंस के कॉन्सेप्ट में। लेकिन एंथोनी गिडेंस ने पोस्ट मॉडर्निटी की बात कभी भी नहीं की है, उन्होंने हमेशा लेट मॉडर्निटी या फिर रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी की बात की है। लेकिन हम अगर यूजीसी नेट के जो आंसर की है, यूजीसी नेट के अगर हम आंसर की के साथ जाएंगे तो यहां पर ऑप्शन ए को ही सिर्फ गलत ठहराया गया है। लेकिन अगर मेरी माने तो ऑप्शन ए एंड सी ये दोनों ही यहां पर थोड़ा बहुत गलत है। तो यहां पर
पोस्ट मॉडर्निटी के बारे में एंथनी गिडेंस ने बात नहीं की थी, और जो ए में दिया गया है वो भी एंथनी गिडेंस के साथ रिलेट हम नहीं करते हैं। बाकी जो दो चीज़ें हैं वो एंथनी गिडेंस के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है ऑप्शन 2, अगर हम यूजीसी नेट के आंसर की के साथ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, जो पोस्ट मॉडर्निटी टर्म है, अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो पोस्ट मॉडर्निटी के बारे में एंथनी गिडेंस ने बात नहीं की थी। एंथनी गिडेंस ने लेट मॉडर्निटी और रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी की बात की थी। अगर फ्यूचर के बात करें तो एंथनी गिडेंस कह रहे थे कि लेट मॉडर्निटी चल रहा है। तो यहां पर रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत नोट्स प्रोवाइड किया है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू पर्सन्स व्हिच अमोंग द फॉलोइंग आर द फंक्शनल प्री रिक्विजिट ऑफ ए सोशल सिस्टम। नीचे में से कौन से फंक्शनल प्री रिक्विजिट है सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब सोशल सिस्टम के बारे में टेलकट पार्सन बात करते हैं। सोशल सिस्टम से हमने ऑलरेडी आज के ही क्लास में 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो जो थिंकर्स का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछी जाती है, तो इस 26 थिंकर को जरा भी लाइटली मत लीजिएगा। अब सोशल सिस्टम में क्या क्या चीजें बताई गई है। द सिस्टम मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड, ये सोशल सिस्टम का एक फीचर है। सोशल सिस्टम हमेशा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। द सोशल सिस्टम मस्ट हैव द रिक्विजिट सपोर्ट फ्रॉम अदर सिस्टम। सोशल सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग तरीके का सिस्टम है, सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहेंगे तभी सोशल सिस्टम अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है द सिस्टम मस्ट एलिसिट एडिक्वेट पार्टिसिपेशन फ्रॉम इट्स मेंबर। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं सोशल सिस्टम के पार्ट होते हैं उनके पार्टिसिपेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है ए सोशल सिस्टम रिक्वायर्स ए लैंग्वेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। यहाँ पर सोशल सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है। यहाँ पर सोशल सिस्टम में डायरेक्टली बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमारा जो सोशल सिस्टम है इसको सर्वाइव करने के लिए सिंबल्स की ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की जरूरत होती है। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो सोशल सिस्टम में जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे, तो भी ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है द सोशल सिस्टम मस्ट मीट ए सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ द नीड्स ऑफ इट्स एक्टर्स। यहाँ पर जो सोशल सिस्टम है, जो भी उनके लोग हैं, जो भी नीड्स है इस सोशल सिस्टम के लोगों की, उसके नीड को फुलफिल करने की ज़रूरत है। तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर जो 5 ऑप्शंस दी गई है वो टेलकट पार्सन के सोशल सिस्टम के पार्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जहां पर ABCDE ओनली, यानी कि 5 ही यहां पर टेलकट पार्सन के हिसाब से सही है। अब टेलकट पार्सन ने जो उनका बुक द सोशल सिस्टम है, इसमें सोशल सिस्टम के बारे में इन डिटेल बात की थी, और इसको समझने के लिए सोशल सिस्टम को अगर हमें समझना है तो एजाइल पैराडाइम को समझना भी ज़रूरी है। एजाइल पैराडाइम में सोशल सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करती है, वहाँ पर अगर आप डिटेल क्लास देखोगे तो वहाँ पर अलग अलग तरीके का सोशल सिस्टम क्या है, सारी चीज़ें किस तरीके से रिलेटेड है वो मैंने समझाया है। तो यहाँ पर एजाइल स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, ये सारी चीज़ों को अगर आप समझोगे तो इस तरीके का क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नीचे में से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है। तो ये भी एकदम आसान सा सवाल है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन, मीडियन, मूड को पढ़ते हैं। तो ABC ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेंसस हमारे सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ABC ओनली, यानी कि ऑप्शन जो 4 है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर्स आर। एक अच्छा क्वेश्चनियर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तो हम देखते हैं एक गुड क्वेश्चनियर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। शुड बी कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड सिंपल। क्वेश्चनियर्स हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए ताकि लोग इसको अच्छी तरीके से सिंपली अंडरस्टैंड कर सके और कम वक्त में पढ़ सके। शुड बी इन लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि जो भी क्वेश्चनियर हम सेट करेंगे तो वहां पर लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले इजी टाइप, फिर थोड़ा डिफिकल्ट टाइप, या फिर हम लॉजिकली एक के साथ एक रिलेट कर सकते हैं, इस तरीके का लॉजिकल सीक्वेंस होना जरूरी है।
नेक्स्ट है शुड हैव टेक्निकल टर्म्स एंड वेग्यू एक्सप्रेशंस। ये होना नहीं चाहिए। जब आप क्वेश्चनियर फॉर्म करते हो तो इस ऐसा टर्म कोई यूज नहीं करते हो जिसको समझ पाना मुश्किल हो, या फिर जिसको टेक्निकल टर्म्स इतना हो जाए कि जो भी लोग इसको फुलफिल कर रहे हैं उसको आंसर ही ना कर पाए, टेक्निकल टर्म्स को समझ ही ना पाए। तो इस तरीके का टेक्निकल टर्म या फिर जो भी एम्बिग्विटी है, वेग्यू है, इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए क्वेश्चनियर यूज बनाते वक्त। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइड टू पॉसिबल एक्सटेंट। क्वेश्चनियर जब भी हम फॉर्म करते हैं यहाँ पर हमें डिटेल में जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है इसको हमें अवॉइड करने की जरूरत है। तो ए बी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हमारा सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है कि डाटा कलेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस यहां पर कौन से मेथड है जो हम डाटा कलेक्शन के वक्त करते हैं, कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड है जिनको हम यूज करते हैं, कौन सा फैक्टर्स है जो हमें यहां पर काम आते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शंस को। पहला जो ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। जब भी हम मेथड की चूज करने की बात करते हैं, डाटा कलेक्शन मेथड की चूज करने की बात करते हैं, वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे डाटा कलेक्शन का, आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फिर है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा हमारा पहले कभी भी नहीं आता है। जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तब हम देखते हैं कि ये डाटा रिलायबल है कि नहीं है। तो पहले ही हम ऐसे रिलायबिलिटी ऑफ डाटा के ऊपर डिपेंड करके चीजों को चूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि डाटा रिलायबल होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। फंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आपके पास फंड होंगे आप उसी तरीके का मेथड चूज करोगे। जैसे अगर आप सेंसस मेथड की बात करोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, वहां पर पैसे की भी जरूरत होती है। तो आपके फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को चूज करोगे। यहां पर टाइम फैक्टर भी होता है कि अगर आपका मेथड बहुत ही लंबा वक्त ले रहा है और आपके पास वक्त नहीं है तो भी आप नहीं कर सकते हो। तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, ये भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले से ही थोड़ा बहुत चेक कर लो कि आप जहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो लोग रिलायबल है कि नहीं है। लेकिन ये इतना ज़्यादा एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। हमें यहां से 3 ऑप्शन चूज करने होंगे। तो रिलायबिलिटी ऑफ डाटा को हम निकाल देंगे और यूनिवर्स ऑफ द स्टडी को भी निकाल देंगे कि कौन सा यूनिवर्स है इसके अकॉर्डिंग हम मेथड चूज नहीं करते हैं। हम चूज करते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, हमारे पास फंड कितना है और हमारे पास कितना वक्त है, इसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मेथड क्या होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ACD ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स आर। ये एकदम आसान सवाल है, ये हम रिसर्च में सैम्पलिंग के क्लास में इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। नीचे में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? यहाँ पर पहला जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये नहीं है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाता है। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग की अगर हम बात करें ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और जो कोटा सैम्पलिंग है ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। तो हमारा ऑप्शन बी एंड डी, ये जो 2 ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमें सही आंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। जब हम सैम्पलिंग की क्लास करते हैं वहाँ पर हम अलग अलग तरीके का सैम्पलिंग के मेथड की बात करते हैं। 2 तरीके का सैम्पलिंग मेथड हमें देखने को मिलता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम देखते हैं रैंडम, सिस्टेमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर रैंडम, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कॉन्वेनियंस, जजमेंट, पर्पसिव, कोटा, स्नोबॉल। ये जो चार्ट है इसको अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। ये चार्ट से सिंपल चार्ट है, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारी MCQ बेस्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48,
हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी मेथड्स डील्स विथ, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी मेथड कौन सी चीज के साथ डील करता है। अब यहां से हमें 3 ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को देखना है और एक ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ओरिजिन के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन है, किस तरीके से हिस्टोरिकली चीज़ें शेप्ड हुई है, हिस्टोरिकली किस तरीके का चेंजेस हो रही है सोशल इंस्टीट्यूशन में, उसके बारे में हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विथ होल स्पान ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, होल ह्यूमन हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो रही है वो भी हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विथ होल डेवलपमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन किस तरीके से डेवलप होता है। जैसे फैमिली का ही अगर हम बात करें तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन किस तरीके से डेवलप होता है ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। मैरिज का इंस्टीट्यूशन किस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है ये भी हम पढ़ते हैं इस हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में। तो ABC हमारा करेक्ट है। और आखिरी जो ऑप्शन है विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सोशल फेनोमेना एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हम एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी एक सोशल फेनोमेना को यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर ये हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का पार्ट नहीं है। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में हम कॉन्टिन्यूअसली क्या क्या इवोल्यूशन हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रही है ये हम पढ़ते हैं। कोई भी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कोई भी सोशल फेनोमेना एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है इसको हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द रोल ऑफ थ्योरी इज इन साइंटिफिक रिसर्च इज, साइंटिफिक रिसर्च में थ्योरी का क्या रोल होता है ये हमें यहां से देखना होगा। यहां पर 3 ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे, एक हमारा गलत हो जाएगा। तो एक एक करके हम चेक करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में थ्योरी का क्या रोल है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, थ्योरी के जरिए हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं। यहां पर हम समराइजिंग कॉन्शियसली व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ये भी हम थ्योरी के जरिए करते हैं। हम समराइज करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट है थ्योरीज बिगिंस विथ एक्सियम्स एंड एंड्स विथ डिडक्शन फ्रॉम दीज एक्सियम्स। अब ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है। अब ये ऑप्शन गलत क्यों है। हम कभी भी थ्योरी की अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें हमारे सोशल साइंसेस में खास करके, हम यहाँ पर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों तरीकों को ही यूज करते हैं। हमारे पास अगर डाटा अवेलेबल होगा उनको भी हम यूज करते हैं और बहुत बार हम रिसर्च करके कोई भी एक थ्योरी बनाते हैं। तो सोशल साइंसेस में सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हम डिडक्शन को यूज करेंगे, हम यहाँ पर इंडक्शन को भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ थ्योरी से हमारा एक्सियम से ही हमारा थ्योरी बिगिन नहीं होगा, इसके अलावा भी हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर हम स्टडी कर सकते हैं और बाद में थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा क्योंकि हम साइंटिफिक रिसर्च में बहुत सारे अलग अलग तरीके का मेथड्स यूज कर सकते हैं, थ्योरी को हम कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है थ्योरी प्रेडिक्ट्स फैक्ट्स एंड पॉइंट्स टू गैप्स इन आवर नॉलेज, हमारा नॉलेज सिस्टम में क्या गैप है ये भी थ्योरी प्रेडिक्ट करता है। तो ABD हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन 2 में ये सारे ऑप्शंस दी गई है तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्राइमरी ग्रुप इंप्लाइड कंडीशंस, प्राइमरी ग्रुप का क्या क्या नीचे में से फीचर्स हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी ग्रुप्स का क्या क्या फीचर्स है। फिजिकल प्रोक्सिमिटी ऑफ द मेंबर्स, यहां पर हम फिजिकल प्रोक्सिमिटी देखते हैं कि मेंबर्स प्राइमरी ग्रुप में कौन से मेंबर किसके साथ रिलेट करता है, उनके साथ जो फिजिकल कनेक्शन है वो भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्मॉलनेस ऑफ द ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप अमूमन हमारा स्मॉल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है द एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशंस, ये भी हमारा सही है। यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप में लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है, रिलेशन होता है। नेक्स्ट है लार्जनेस ऑफ द ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। प्राइमरी ग्रुप कभी भी बड़ा नहीं होता है, बड़ा हमारा हमेशा सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो प्राइमरी ग्रुप हमेशा हमारा छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा ABC करेक्ट ऑप्शन हो जाए।
तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने आज 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और अगर आप लोगों का फीडबैक रहा, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया, अगर आपको इस तरीके का और भी क्लासेस की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, बाकी के जो 50 क्वेश्चंस है वो कराऊंगा कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ज़रूरत है बाकी के जो 50 है इस दिसंबर 2023 का क्वेश्चन जो 19 दिसंबर को हुआ था एग्जाम, इसका जो बाकी का 50 क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन की ज़रूरत है तो आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, मैं वो क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़ाई है यहाँ पर बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन की है, यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक और प्लेलिस्ट है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी, इस प्लेलिस्ट को भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, तो फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट भी देखिएगा। और बाकी के प्लेलिस्ट में से जो यूनिट 1 और यूनिट 3 का प्लेलिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे हो कि एग्जाम में इन्हीं यूनिट से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो मैंने 4 यूनिट दी है इनको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़िएगा, एग्जाम में आपको बहुत आसानी होगी। और अगर आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हो कि एग्जाम में किस तरीके का प्रिपरेशन करना है, तो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के एग्जाम के स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक क्लास करा के रखी है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, वो क्लास भी आप लोग देख सकते हो। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर मेरे क्लासेस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो वीडियोज़ है इनको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तभी उनको पता चलता है कि आप उनके लिए कितना केयर करते हो। तो मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।